बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 18 वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म से खुश आमदीद। आगाज़ किस्त में हैकलर कहता कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मुझे मालूम है कि आप इन हिदायत के साथ क्या करना चाहते हैं। सुल्तान फरमाते हैं, तो मुझे बताइए कि हम क्या चाहते हैं। हैकलर कहता है कि चूँकि इस्लाहात में ताख़ीर हुई और रोमानिया में इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ था, इसलिए दोनों शहनशाह इकट्ठे होकर इनके हकूक के बारे में बात करने जा रहे थे, मगर आपने इन वजूहात को खत्म कर दिया है जिनकी वजह से वो इकट्ठा होने का इरादा रखते थे। सुल्तान फरमाते हैं, मुझे खुशी है कि आप ये समझ गए हैं हैकलर साहब, आप जो भी करेंगे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं हमेशा आपके खिलाफ खड़ा रहूंगा, हमेशा, क्योंकि ये बातिल के खिलाफ हक की जंग है और नेक लोगों को कभी शिकस्त नहीं होती है। हैकलर साहब, आइए साथ चलते हैं। दूसरी तरफ खलील खालिद कमरे से दूसरे कमरे की जानिब आते हैं। तातार बताते हैं, जनाब, इन्होंने अगले और पिछले दोनों दरवाजों को ताले लगा दिए हैं। खलील कहते हैं कि अगर हम खिड़की से बाहर निकलते हैं तो वो हम पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। फिर उस्मान वहाँ आ जाता है। खलील पूछते हैं कि नादिर साहब कहाँ हैं? उस्मान बताता है, वो सामने वाले दरवाजे के साथ खड़े हैं। चाचा, ये गैस हमें मार डालेगी, हम इस जगह से कैसे निकलेंगे? खलील सामने आतिशदान को देखते हैं और बताते हैं कि इस चिमनी को इस्तेमाल करेंगे, आप पतले हैं, यहाँ से निकल सकते हैं। तातार एक रस्सी तलाश करें। फिर खलील उस्मान से पूछते हैं कि क्या आप निकल सकते हैं? उस्मान कहता है, चाचा, मैं ये कर सकता हूँ। खलील कहते हैं, ठीक है, जब आप बाहर जाएंगे तो आप हमारे लिए पीछे का दरवाजा खोल देंगे। तातार रस्सी ले आते हैं। उस्मान रस्सी को अपने कंधे पर लपेट लेता है। खलील कहते हैं, चलो तातार, हम पिछले दरवाजे की जानिब बढ़ते हैं, और उस्मान चिमनी के अंदर दाखिल हो जाता है। दूसरी तरफ नादिर साहब गुंडों की पिटाई करते दिखाए जाते हैं। इसके बाद सोगुतलो उस्मान अकबी दरवाजे को खोल देता है। फिर खलील, तातार, आसिफ, एमरे बाहर आ जाते हैं। खलील कहते हैं कि वो सामने के दरवाजे पर खड़े हैं। आसिफ एमरे कहते हैं कि चाचा, हमारे पास गोलियां नहीं हैं। तातार कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 2 गोलियां बाकी हैं जनाब। सलीम अफंदी कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे? सोगुतलू उस्मान कहता है कि हम इन्हें अपने हाथों से मारेंगे। खलील कहते हैं कि जब अंदर की गैस अपना असर खो देगी तो वो सोचेंगे कि हम मर चुके हैं और वो अंदर दाखिल होंगे। जब वो आएंगे हम इन्हें उस्मानी थप्पड़ों का जोर दिखाएंगे। दूसरी तरफ नादिर साहब बालकोनी से गुंडों की पिटाई करते दिखाए जाते हैं। खलील खालिद अपना तुर्क का थप्पड़ आजमाते हैं। नादिर साहब गुंडों को बालकोनी के बाहर फेंक देते हैं। खलील कहता है कि नादिर साहब, आपने खुद ही सब कुछ कर लिया, हमारे करने के लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दूसरी तरफ सुल्तान हजरत बिस्मिल्लाह पढ़कर नवाद रात के कमरे में आ जाते हैं। वो हैकलर को कहते हैं कि यहाँ आइए, ये 150 साल पुरानी एक तोप है, ऐसा लगता है कि ये कोई कीमती चीज है। हैकलर जायजा लेकर कहता है कि ये वाकई में कीमती है। सुल्तान फरमाते हैं, ये तोप महमूद अव्वल से भी पहले की है। जब महमूद अव्वल तख्त पर बैठे तो रियासत में इंतशार फैल गया था। पेटरोना, खलील और इसके जवानों ने रियासत के अख्तियारात संभाल लिए थे। महमूद अव्वल ने इस सूरत हाल के बारे में सोचा। वो पेटरोना के साथ मिल गए। जब इनको इक़्तिदार मिला तो इन्होंने इसे महल में मदऊ किया। पेट्रोना खलील और इसके साथी 900 अफराद के साथ मिलकर महल में गए थे। उन्होंने बगावत की सहूलत दी थी और रियासत को कमजोर कर दिया था। उन्होंने अहमद सोइम से तख्त छीन लिया था। इसके अलावा उन्होंने सदर आजम न्यू सेरिली इब्राहिम पाशा को ज़िबा किया था। उन्होंने 8000 जवानों की मदद से रियासत का इक़्तिदार संभाल लिया था। महमूद खान जानते थे कि मामलात इस तरह नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कासिद के जरिए इसे पैगाम भेजा। वजीर मनसब के साथ ही इन्हें बताया गया कि उन्हें रोमेलियन बेलर साहब का खिताब दिया जाएगा। वो इसे इसकी खाल के साथ अपनी तरफ खींचना चाहते थे। ये तकरीब तोप कापी महल में होने वाली थी। 1730 पेट्रोना, खलील, इसके साथी और 900 आदमी महल के दरवाजे पर आए। सिर्फ पेट्रोना और इसके साथियों को ही अंदर जाने की इजाजत मिली थी, दूसरे बाहर रहे। मंसूबे के मुताबिक इन्हें अपने ओहदों से दूर कर दिया गया और इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया।
ہیکلر کہتا کہ اس کے دوسرے پیروکاروں کا کیا بنا؟ سلطان فرماتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ملک کے لوگ اتنے کمزور ہیں؟ استنبول کے لوگوں نے بیلچوں، کدال اور بندوقوں کی مدد سے انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ محمود خان نے آسٹریا، روس اور فارس ایران میں ایک ہی وقت میں 3 محاذوں پر مقابلہ کیا۔ وہ جیت گئے اس توپ کی مدد سے، لیکن محمود خان بیمار ہو گئے۔ ان کے بارے میں افواہیں تھی کہ لوگوں نے کہا کہ وہ اس ملک پر حکومت نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ آخری بار آیا صوفیہ میں نفل نماز ادا کرنا چاہتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایک گھوڑے سے گر گئے۔ اس دن سے کچھ لوگ انہیں محمود لنگڑا کے نام سے پکارتے ہیں۔ جب وہ گھوڑے سے گر گئے تو ان کی بیماری اور بڑھ گئی۔ ہیکلر کہتا ہے طبی معائنے کے بعد ان کے مرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ ان کا جسم محل کے غسل خانوں میں لے جایا گیا تھا۔ آدھے گھنٹے میں عثمانیوں کے سلطان کے لیے خراج عقیدت کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ نئے سلطان کا پہلا حکم سابقہ سلطان کو دفن کرنا تھا، جس کا نام کتاب زندگی میں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے اسے غسل دے کر جلدی میں اسے دفن کر دیا۔ انہوں نے ایک قرآن پاک حافظ اس کے ساتھ چھوڑ دیا۔ انہوں نے وہاں ایک حافظ رکھا تھا تاکہ وہ صبح تک ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر سکے۔ سلطان فرماتے ہیں آدھی رات کے قریب حافظ نے قبر سے چیخنے کی آوازیں سنی۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور محل کی طرف بھاگا۔ انہوں نے عثمان سوم کو بیدار کیا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کیا کرے گا اور اس نے حکم دینے کا انتظار کیا۔ عثمان سوم نے اپنی زندگی کے 65 سال شہزادے کے کمرے میں گزارے تھے جیسے وہ قید میں تھے۔ ان کا جواب قابل ذکر تھا، اس آدمی کو تباہ کرو۔ اس حافظ کے بارے میں پھر کبھی کسی نے نہیں سنا۔ ہیکلر کہتے کہ یہ اقتدار کی ہوس ہے۔ سلطان فرماتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ یہ سچ ہے یا نہیں جناب ہیکلر، ہم فاتح اور یاؤز کے پوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے ہم محمود لنگڑے کے پوتے ہیں۔ آپ ہمیں اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتے ہیکلر صاحب۔ آپ اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے خلاف آئے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ تاریخ صرف کہانیاں نہیں ہے۔ ہم وہی کریں گے جو ہم نے پہلے بھی کیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو آپ کو ختم بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے خلاف 2 شہنشاہوں کو اس ملاقات میں فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔ ہیکلر کہتا کہ دونوں شہنشاہ آخری کار فیصلہ کریں گے۔ منظر پلٹتا ہے۔ انا بلواسکی کو بتاتی ہے کہ بم پھٹنے ہی والا تھا، ہم سب بھی باہر آ گئے تھے، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جن لوگوں کو ہم نے قید کیا تھا وہ بھی باہر آ گئے تھے اور گل جمال ان کے پیچھے تھی۔ بلواسکی کہتے تو گل جمال وہاں گئی تھی اور ان سب کو آزاد کر دیا ہوگا، میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ انا کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو ایسا کرنے کی ضرورت ہے۔ دھماکے کے دوران گل جمال عمارت کے بہت قریب تھی۔ جب میں نے اسے آخری بار دیکھا تو وہی زمین پر صرف پڑی تھی، وہ شاید مر چکی ہوگی۔ دوسری طرف ہیکلر سلطان سے بے عزت ہونے کے بعد واپس سفارت خانے پہنچتا ہے۔ وہ غصے میں کہتا کہ وہ سوچتا ہے کہ وہ ہمیں روک سکتا ہے۔ صباح الدین بھی وہاں پہنچ جاتا ہے۔ صباح الدین کہتا کہ کیا ہوا، آپ اتنا غصے میں کیوں ہیں؟ ہیکلر کہتا کہ وہ رومیلیا میں اصلاحات کر رہا ہے۔ صباح الدین کہتا کہ تاکہ وہ شہنشاہ اور زار کو وطن واپس بھیج سکے، ہمیں فوری طور پر کوئی منصوبہ بندی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عبدالحمید ہمیں روک نہ سکے۔ ہیکلر کہتا کہ ہم کریں گے صباح الدین، صرف انتظار کرو۔ صباح الدین کہتا کہ میں انتظار نہیں کر سکتا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر یہ خبر پھیل جاتی ہے تو پھر اجلاس منسوخ کر دیا جائے گا۔ ہیکلر کہتا کہ نہیں، انہیں منسوخ نہیں کیا جائے گا صباح الدین، کیونکہ میں ہر طرف سے عبدالحمید کو گھیروں گا۔ دوسری طرف سلطان حضرت کے ہاتھ میں ایک تمغہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارے بیٹے سنان سے کہیے کہ ہم اس کی بہادری اور ہماری مدد کرنے کے لیے اسے یہ تمغہ نشان دیں گے۔ بیدار کہتے ہیں کہ شکریہ سلطان، یقیناً وہ بہت خوش ہوگا۔ سلطان فرماتے ہیں قوم کے بچے اپنے وطن کے لیے مستقبل طے کرتے ہیں، زیادہ تعریف کرنا ایک روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھنا ہے۔ بیدار کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بچے اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی محبت ہمیں لازوال بنائے گی۔ سلطان فرماتے ہیں ہم انہیں انعام دیں گے
تاکہ ان کی محبت کبھی ختم نہ ہو۔ پھر ملازم آ کر بتاتا ہے کہ سلطان معظم زکیہ سلطان آئی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتی ہیں۔ سلطان حضرت کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اسے اندر آنے دیجیے۔ پھر زکیہ سلطان آ جاتی ہیں اور اپنے والد کے ہاتھ کا بوسہ لیتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پریشان کرنے کے لیے مجھے معاف کریں۔ سلطان فرماتے ہیں کیا آپ اس کے لیے بھاگ گئی تھی کہ آپ کو ہمارے انصاف پر اعتماد نہیں تھا میری بیٹی؟ کیا آپ نہیں جانتی کہ ہم کسی کو اپنا سر ناجائز طور پر نیچے نہیں کرنے دیتے؟ زکیہ کہتی ہیں استغفر اللہ بابا جان، میں صرف ایک ایسا ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی جو مجھے انصاف فراہم کرے، مگر میں جال میں پھنس گئی، مجھے خستہ حال عمارت میں قید کیا گیا تھا۔ اگر میری بہن نئی میں وہاں نہ آتی تو میں ابھی بھی ان لوگوں کی قیدی ہوتی۔ سلطان فرماتے ہیں کس نے ایسا کرنے کی ہمت کی میری بیٹی؟ کس کی اتنی جرأت کہ وہ آپ کو قیدی بنائے؟ زکیہ کہتے ہیں کہ میں اسے نہیں جانتی۔ نئی کہتے ہیں کہ میں اسے جانتی ہوں بابا، اس کا نام مارکو ہے۔ منظر پلٹتا ہے، تابوت کا ڈھکن انا کنیز کھولتی ہے، اس کے اندر مارکو لیٹا ہوا ہوتا ہے، سامنے مادام بلواسکی موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتا کہ مادام آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں یہاں پر کیوں ہوں؟ بلواسکی کہتی کہ آپ کا کیا خیال ہے مارکو؟ آپ نے زکیہ سلطان کو پیسے اور جواہرات کی وجہ سے آزاد کیا اور مجھ سے دھوکہ کیا۔ مجھے معلوم ہے تم ایک غدار ہو مارکو، اگر یہ مجھ پر منحصر ہوتا تو میں اس کو مار دیتی، مگر میں بخوبی جانتی ہوں کہ جس جماعت کے آپ ممبر ہیں وہ غداروں کو سزائے موت دینے سے بھی بدتر سزا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ان کے حوالے کروں گی۔ مارکو کہتا کہ نہیں ایسا مت کریں، آپ کو جو چاہیے میں وہ کروں گا۔ بلواسکی کہتے کہ اب بہت دیر ہو چکی ہے مارکو۔ پھر دوبارہ سے بلواسکی تابوت کا ڈھکن بند کر دیتی ہے۔ دوسری طرف سلطان حضرت احمد جلال الدین پاشا کو بلاتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ جن لوگوں نے میرے حرم کو ناجائز سمجھا، میری بچی پر بہتان لگایا، ہمیں بے بس کیا اور وبا پھیلائی، یہ سب ایک ہی لوگ ہیں، انہیں فوراً سے ڈھونڈیں۔ احمد پاشا کہتے ہیں کہ سلطان میں اپنی تفتیش کروں گا، میں خود اس مارکو نامی شخص کو سزا دوں گا۔ اس کے بعد برطانوی سفارت خانہ دکھایا جاتا ہے۔ سمتھ ہیکلر کے پاس جلدی میں پہنچتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ خلیل خالد ایک ایک کر کے میرے تمام آدمیوں کو قتل کر رہا ہے۔ میں جنگی کھیلوں، دماغی کھیلوں اور اس سیاسی کھیلوں سے تھک چکا ہوں۔ جب وہ یہ باتیں کر رہا ہوتا ہے تو خلیل خالد اس کی تمام گفتگو ریسیور کی مدد سے سن رہے ہوتے ہیں۔ سمتھ مزید کہتا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ ہم انہیں مارنے، تباہ کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، چلے ان کو مار دیں۔ ہیکلر کہتا کہ ہم ان سب کو مار ڈالیں گے، گولڈ سمتھ سب کو، لیکن پریشان نہ ہو، پہلے ہمیں ان کے رہنما کو مارنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم ان بھیڑیوں کے سربراہ کو نہیں ماریں گے تو وہ پھر اکٹھے ہو کر دوبارہ شکار کرنا شروع کر دیں گے۔ ہم عبدالحمید کو مارنے جا رہے ہیں، اس بار آپ اور میں اس میں شامل نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ ہم کوشش بھی نہیں کریں گے۔ مجھے ایک شخص ملا ہے جو یہ کام کرنے کے لیے بہترین ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے اطالوی بادشاہ اور امریکہ کے صدر کا قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ ہیکلر کی یہ تمام باتیں خلیل خالد مسلسل سن رہے ہوتے ہیں۔ ہیکلر مزید کہتا ہے کہ ہم اسے بات کریں گے، ہم کسی بھی چیز میں شامل نہیں ہوں گے، ہم صرف اسے ہدف دکھائیں گے اور وہ اپنا کام شروع کرے گا۔ سمتھ کہتا ہے کہ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ اس شخص کو نہیں جانتا جس کو وہ مارنے والا ہے؟ ہیکلر کہتا کہ نہیں جانتا، اس کی صرف ایک شرط ہے، وہ ایک ملاقات کرے گا، ہم اسے رقم دیں گے اور اسے ہدف دکھا دیں گے، وہ اس کا کام تمام کر دے گا۔ سمتھ کہتا کہ ٹھیک ہے، وہ کب آ رہا ہے، ہم اسے کیسے پہچانیں گے؟ وہاں موجود ڈیانا کہتے کہ وہ پیلے رنگ کی ٹوپی پہنتا ہے، اسی طرح ہم اسے پہچانیں گے، وہ 2 بجے بندرگاہ میں ہوگا۔ ہیکلر کہتا کہ اس کا نام جیکس فیلکس ہے، وہ فرانسیسی ہے، لیکن میں اس بار صورتحال کو سنبھالوں گا کیونکہ یہ موقع میں تقدیر یا کسی غیر ہنرمند آدمی کے ہاتھ میں نہیں چھوڑنا چاہتا۔ پھر سمتھ وہاں سے فوراً نکل جاتا ہے۔ ادھر خلیل خالد وہ تمام باتیں ایک کاغذ پر درج کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سمتھ جب باہر آ جاتا ہے تو ڈیانا بھی باہر آتی ہے۔ وہ کہتی کہ سمتھ ہیکلر صاحب کو قتل کے منصوبے کے بارے میں بتاؤ۔ سمتھ ڈیانا کو ایک سائڈ پر کر کے کہتا کہ میرے پاس اس سے بھی بڑا منصوبہ ہے، آئیے ہیکلر کو اپنی مرضی سے کچھ کرنے دیتے ہیں، اسے عبدالحمید کو قتل کرنے کی کوشش کرنے دو۔ اگر وہ یہ نہ کر سکا
तो डियाना सिर्फ मेरी होगी। दूसरी तरफ सुल्तान हजरत एक दस्तावेज देख रहे होते हैं। खलील खालिद कहते हैं कि ये वही मालूमात हैं जो हमने सिफारत खाने में कही गई गुफ्तगू के बाद जमा की हैं सुल्तान, आपका इसके बारे में क्या हुक्म है? सुल्तान फरमाते हैं, खलील खालिद साहब सिफारत खाने में बिछाए गए तार में हम आपके वाकई में शुक्र गुजार हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। अहमद पाशा वो फाइल लेकर कहते हैं कि आप जो मालूमात लेकर आए हैं वो वाकई में बहुत अहम है खलील। खलील कहते हैं कि अब हम क्या करेंगे, क्या किराए के कातिल को गिरफ्तार करेंगे? सुल्तान फरमाते हैं, नहीं, इन्हें ये करने दो। खलील कहते हैं कि कौन इसका निशाना बनने वाला है? सुल्तान फरमाते हैं, रूसी सफीर। खलील खालिद साहब, हैकलर इस कातिल को नहीं जानता है, वो बंदरगाह पर मिल रहे हैं, हम एक खेल खेलेंगे, हम इंकशाफ करेंगे कि हैकलर ने रूसी सफीर के खिलाफ कत्ल का तहरीरी हुक्म दिया था और इस तरह से फासिद हैकलर अपने सिफारती इस्तिस्ना से महरूम हो जाएगा और हम इसे गिरफ्तार कर सकेंगे। हैकलर और गोल्ड स्मिथ, क्या ये दोनों सलीम अफंदी को जानते हैं? मंजर पलटता है, सबाहद्दीन हैकलर के पास आ जाता है। हैकलर कहता है कि अजीब, वाकई में अजीब, अब्दुल हमीद वो बहुत पुरएतमाद है, ऐसा लगता है कि वो मुझसे हमेशा एक कदम आगे रहना चाहता है। सबाहद्दीन कहता है कि अब्दुल हमीद हमेशा सबसे एक कदम आगे होता है। हैकलर कहता है कि मरज़ास्तक में होने वाली मुलाकात रुक गई है। जब अब्दुल हमीद ने इस्लाहात की तो दोनों शहनशाहों ने मुलाकात रोक दी। अब हमें इन दोनों शहनशाहों को दोबारा इकट्ठा करने की जरूरत है। इस्माइल पाशा की सेहत अब कैसी है? फरीदा बताती है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जाऊंगी और जाती तौर पर इसका पता लगाऊंगी। हैकलर कहता कि अच्छा होगा वो बेहतर हो जाए, क्योंकि हम अपने नए मंसूबे में इस्माइल पाशा का इस्तेमाल करके इस बात को यकीनी बनाएंगे। दूसरी तरफ सुल्तान तहसीन पाशा से पूछते हैं कि क्या जुल्फो इस्माइल के बारे में कोई खबर है? तहसीन कहते हैं कि वो होश में आ गए हैं। फिर सुल्तान फरमाते हैं, इस्माइल हकी साहब, मैं चाहता हूँ कि आप अब कुछ करें, जाइए और इस्माइल पाशा से कहिए कि मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। इनको ये भी बताइए कि ये एक हकीकी गुफ्तगू होगी, इसलिए कोई झूठ नहीं चलेगा। इसके बाद उस्मानी अस्पताल में इस्माइल हकी जुल्फो इस्माइल पाशा से मिलने पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि इस्माइल पाशा, आप कैसे हैं? जुल्फो इस्माइल कहते हैं कि आप क्या सोचते हैं इस्माइल हकी साहब, आइए तशरीफ रखें। दूसरी तरफ सलीम अफंदी का हुलिया तब्दील कर दिया जाता है, वो अपनी दाढ़ी को साफ कर देते हैं। खलील खालिद कहते हैं कि भतीजो, हम एक बड़ी मंसूबा बंदी करने जा रहे हैं, सच झूठ में घुल मिल जाएगा। खलील खालिद ने भी अपना लिबास तब्दील कर लिया होता है। वो मजीद कहते हैं कि हर एक को अपने अपने किरदार का अच्छी तरह से मुतालिया करना होगा, मैं एक भी गलती नहीं चाहता। सलीम अफंदी जैक फेलिक्स बनेंगे, वो फ्रांसीसी बोलता है। सलीम अफंदी कहते हैं कि ठीक है। तातार कहते हैं कि होटल का इंतजाम किया गया है, हम कातिल से बंदरगाह पर मिलेंगे और इसे होटल में लेकर आएंगे, अगरचे इसे अपने लिए किसी और जगह का बंदोबस्त करना चाहिए था। खलील कहते हैं कि आसिफ और सोगोतलू हमेशा इसकी पैरवी करेंगे। फिर तातार कहते हैं कि सलीम अफंदी वो दस्तावेजात बनाए जो आप हैकलर से चाहेंगे, इसे पोस्ट बॉक्स में भेजा जाएगा। खलील नादिर को कहते हैं कि हैकलर की गाड़ी को गली में ताखीर होनी चाहिए ताकि वो बर वक्त बंदरगाह पर न पहुंच सके, आप इससे निपटेंगे। फिर खलील अपने सर पर हैट पहन लेते हैं और बताते हैं कि अब हम तैयार हैं। दूसरी तरफ सुल्तान हजरत अपने दरबार में इस्माइल हकी साहब का इंतजार कर रहे होते हैं। फिर इस्माइल हकी आ जाते हैं। इस्माइल हकी बताते हैं कि बदकिस्मती से जुल्फो इस्माइल पाशा ना तो आपसे मिलना चाहते हैं और ना ही आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। सुल्तान फरमाते हैं, अगर उसने ऐसा कहा तो क्यों कहा? इस्माइल हकी कहते कि वो ये समझते हैं कि आपने इनको कत्ल करने की कोशिश की है। सुल्तान फरमाते हैं, अगर हम वाकईतन ये करना चाहते तो क्या हम इसे नहीं मार सकते थे? इस्माइल पाशा इस तरह के झूठ पर यकीन करना चाहते हैं, वो इस तरह से बेहतर महसूस करते हैं। उन्होंने रियासत के खिलाफ ऐसी बुरी बातें की कि वो अपने साथ ऐसी बातें सोचकर समझते हैं कि वो इंसाफ कर रहे हैं। इस्माइल हकी बताते हैं कि सुल्तान, अगर इंसान कोई बुरा काम करे तो वो मुख्तलिफ सोचों में गुम हो जाता है। वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए जवाब पेश करता है, जैसे किसी घर में चूहा पकड़ा जाता है
तो वो जिस पहले सुराख को पाता है इसमें पनाह ले लेता है। वो सोचता है कि वो वहाँ पर परेशानियों से आजाद होगा। सुल्तान फरमाते हैं, हम नहीं जानते कि जुल्फो इस्माइल पाशा को क्या करना चाहिए पाशा। फिर वहाँ पर तहसीन आ जाते हैं। वो बताते हैं कि सुल्तान अखबारात में इस्माइल पाशा के बारे में खबर छपी है। सुल्तान फरमाते हैं, वो क्या कहते हैं? तहसीन बताते हैं कि ऐसा पाशा जिसका फैसला आने से पहले हिरासत में लिया गया, क्या इस्माइल पाशा का इंसाफ नहीं किया जाएगा या इसे बिला जवाज जेल भेज दिया जाएगा? इस तरह की बहुत सी खबरें हैं। सुल्तान फरमाते हैं तो वो चाहते हैं कि इसका इंसाफ किया जाए। मंजर पलटता है, नादिर साहब हैकलर को रोकने के लिए मौजूद होते हैं। हैकलर अपनी बग्गी में बैठकर आ रहा होता है। जैसे ही बग्गी सामने आती है तो नादिर साहब हैकलर के नौजवानों से उलझ पड़ते हैं। नादिर कहते हैं कि मैं तुम्हें मार दूंगा। हैकलर की बग्गी रुक जाती है। फिर वहाँ पर मौजूद और लोग भी आ जाते हैं। हैकलर कोचवान से पूछते हैं कि क्या हुआ, हम क्यों रुक गए हैं? कोचवान कहता है कि यहाँ लड़ाई चल रही है जनाब, गली बंद है। हैकलर कहता है ठीक है, फिर मैं वहाँ पैदल चला जाता हूँ, आदमी बंदरगाह पर इंतजार कर रहा होगा। उसका मुहाफिज कहता है कि जनाब ये ठीक नहीं होगा, ये वाजे नहीं है कि कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। फिर हैकलर कहता है तो चलो गाड़ी वापस मोड़ दो। मुहाफिज कहता है कि वहाँ पीछे भी गड़बड़ हो चुकी है, बेहतर यही है कि आप यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार करें। दूसरी तरफ खलील खालिद बंदरगाह पर पहुँच चुके होते हैं। बहरी जहाज से पीली टोपी पहने हैकलर का आदमी उतरता है। खलील कहता है कि मोनिसियर फेलिक्स मरहबा, मैं हैकलर हूँ, हमें यहाँ बात नहीं करनी चाहिए। खलील कहता है कि हम सिफारत खाने जा सकते हैं, गाड़ी तैयार है। वो आदमी कहता है कि नहीं, मेरे लिए बुरा होगा, अगर मुझे वहाँ देखा गया तो हम कहीं और जाएंगे। खलील कहते हैं कि ठीक है, मैंने इस मामले के लिए एक होटल का इंतजाम किया है, चलिए मोनी सर। फिर मोनी सर खलील खालिद की बग्गी में बैठ जाता है। बग्गी जाने के बाद हैकलर भी बंदरगाह पर पहुंच जाता है। वो कहता है कि हमें बहुत देर हो चुकी है। मुहाफिज कहता है कि मैंने आपको बताया कि हमें बहुत देर हो चुकी है। हैकलर कहता है कि आप हमारे लिए एक गाड़ी का इंतजाम करें और मैं इस शख्स को तलाश करूंगा अगर वो अब भी यहाँ मौजूद हुआ। इसके बाद सलीम अफंदी जो के मोनिसर के हुलिये में सामने आ जाते हैं। हैकलर कहता कि मोनिसियर हैचलर। सलीम अफंदी हाथ मिलाकर कहता कि मैंने सोचा कि आप नहीं आएंगे। हैकलर कहता कि मैं माजरत खा हूँ, आप जानते हैं कि मशरिक की यही बात है, यहाँ बहुत से घंटे खड़े खड़े बर्बाद हो जाते हैं, कुछ भी वक्त पर नहीं होता। सलीम अफंदी कहते हैं कि सिर्फ आजान के सिवा। हैकलर कहता कि आप भी मशरिक के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। सलीम कहता कि अगर मैं किसी दूसरे मुल्क में किसी को मारने जा रहा हूँ तो मैं इस मुल्क के बारे में सब कुछ मालूमात हासिल करता हूँ। हैकलर कहता कि लिहाजा हम इसके बारे में बात करेंगे कि आप किसे और कब कत्ल करेंगे। सिफारत खाना ज्यादा दूर नहीं है। सलीम कहता कि नहीं, मैं आपके साथ सिफारत खाने में नहीं रह सकता। हैकलर कहता कि तब हम आपके लिए एक होटल का बंदोबस्त करेंगे। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं। तातार इनकी निगरानी कर रहे होते हैं। मंजर पलटता है, असली मोनिसर खलील खालिद के साथ होटल पहुंच चुका होता है। वो अपने बक्से से एक किताब निकालता है और कहता कि मैं आपको सुन रहा हूँ, बताइए हम किसे मारने जा रहे हैं। खलील खालिद जो कि हैकलर के लिबास में मौजूद होते हैं वो बताते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप रूसी सफीर को मार डालें। मोनिसर कहता कि आप किस तरह चाहते हैं कि मैं इसका कत्ल करूँ, इसे जहर दूं, ये इसको इंतहाई खामोश तरीके से मारेगा, मरने वाला भी नहीं समझ सकता कि वो मर रहा है। खलील कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये शोर शराबे से हो, मैं नहीं चाहता कि आप इसे जहर दें, ये वाजे होना चाहिए कि ये एक कत्ल है। मोनिसर कहता है तो फिर बम से क्या। मोनिसर कहता है लेकिन मुझे आपके सिफारत खाने से तहरीरी हुक्मनामा लेना होगा क्योंकि मुझे अपने आप को महफूज बनाना है, मैं ये सब तन्हा नहीं कर सकता और आपको इन खला का एक उम्दा मंसूबा बनाना होगा क्योंकि बम फटने के बाद हर कोई मेरा पीछा करेगा। खलील खालिद कहते हैं जी हाँ, तहरीरी दस्तावेज जो आप चाहते हैं वो आपके हवाले कर दिए जाएंगे और हम इन खला का मंसूबा भी बना देंगे। इस कमरे का इंतजाम आपके लिए ही किया गया है। मोनिसर कहता कि हिफाजती इकदामात के लिहाज से मेरे लिए इस कमरे में रहना अच्छा नहीं होगा जिसका आपने बंदोबस्त किया है। तहरीरी दस्तावेजात हासिल करने के लिए मैं आपसे सिर्फ एक और बार मिलूंगा
और फिर आप मुझे दोबारा नहीं देखेंगे तो मुझे वक्त बता दें, फिर मुलाकात करेंगे। खलील कहते हैं कि ठीक है, आप जो दस्तावेजात चाहते हैं कल सुबह 9 बजे आपको फराहम की जाएगी। इस बात को अपने जहन में रखें, हम चाहते हैं कि सफीर को शोर शराबे से मारा जाए। फिर खलील वहाँ से चले जाते हैं। मंजर पलटता है सलीम आफंदी जो कि नकली मोनी सर के हुलिये में मौजूद होते हैं। वो हैकलर से कहते हैं कि यह काम नामुमकिन है अगर हम कोई तहरीरी हुक्मनामा ना लें। अगर आप चाहते हैं कि मैं अब्दुल हमीद को कत्ल करूं, तब हम इस खतरे को आपस में बांटेंगे। हैकलर कहता कि मैं अब भी ये नहीं समझ सका कि आप ये क्यों चाहते हैं मोनी सर फेलिक्स। सलीम अफंदी कहते हैं कि अब्दुल हमीद मर जाएगा, तब तमाम दारुल हुकूमत के लोग मेरा पीछा करेंगे। मजीद ये कि काम खत्म होने के बाद आप मुझसे लाताल्लुकी का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई तहरीरी दस्तावेज मौजूद होना चाहिए जो ये साबित कर सके कि आप ही वही शख्स थे जिसने मुझे ये करने का हुक्म दिया। हैकलर कहता कि हम सिर्फ इस बात की वजह से अपना काम पीछे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आपको हुक्मनामा मिल जाएगा। सलीम आफंदी एक कागज देते हैं और हैकलर को कहते हैं कि ये पोस्ट बक्स का पता है, आप यहाँ पर हुक्मनामा भेजेंगे। इसमें किसी हदफ का जिक्र नहीं किया जाएगा। ये काफी होगा कि आप कोई मोहर लगाते हैं जिसमें कहा गया है कि आप ही वही शख्स हैं जिसने हुक्म दिया था। चलिए हम फिर मिलेंगे। हैकलर, आप मेरा नाम भूल जाएंगे और मैं आपका नाम भूल जाऊंगा। हैकलर कहता कि आप गलती पर हैं मोनी सर फेलिक्स। जिस दिन आप अब्दुल हमीद को मारेंगे, इस दिन मुझे आपका नाम बतौर सुरमा हीरो याद होगा। आप एक तारीख लिखेंगे, ऐसा हीरो जिसने मशरिक के मजबूत सुल्तान को कत्ल कर दिया। और नाज़रीन, इस तरह से इस एपिसोड का यहाँ इख्तिताम हुआ।